नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी सरोकार है। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलिक्रेसी डीएनए। तो पॉलिटिक्स से डीएनए में आज सबसे पहले खबर कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की। दरअसल राजस्थान विधानसभा के सत्र का आगाज कल से होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो 16 जनवरी को होने वाला है। विधानसभा सचिवालय ने कार्यक्रम यहां पर तय कर लिया है और कल सचिव के कक्ष में नामांकन होगा। एक सदस्य द्वारा प्रस्ताव यहां पर दिया जाएगा, उम्मीदवार को भी देना होगा लिखित में। आपको बता दें कि अध्यक्ष के तौर पर काम करने की स्वीकृति देनी होगी। वैसे ये भी जानकारी देना जरूरी है कि कांग्रेस आलाकमान ने डॉक्टर सीपी जोशी के नाम पर मंजूरी दे दी है। 16 जनवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी 16 जनवरी को। बेहद खास रणनीति यहां पर कांग्रेस की बनेगी। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी, जिनका नाम यहां पर निकल कर आ रहा है, उनके बारे में भी जरा जानकारी दे दें। दरअसल डॉक्टर सीपी जोशी होंगे विधानसभा अध्यक्ष। नाथद्वारा से विधायक हैं डॉक्टर सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जोशी कांग्रेस में राहुल गांधी के टीम के काफी चर्चित चेहरों में से हैं। बिहार की जीत आपको याद होगी, उसी के मास्टरमाइंड रहे थे जोशी। नीतीश के साथ गठबंधन के प्रबल हिमायती भी हैं। राजस्थान की कांग्रेस के सफल अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देशव्यापी पहचान उन्होंने अपनी बना रखी है। तेज तर्रार नेता, सधी हुई राजनीति, दो टूक बात और युवा राजनीति के समर्थक, कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं डॉक्टर सीपी जोशी। हालांकि उनका नाम अब उस पर मुहर लग चुकी है। वैसे आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है, यह बताना भी बेहद जरूरी है। तो बता दें कि सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी, दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने यह नाम जो है वो पहले ही तय कर लिया था। अविनाश पांडे ने इस बारे में स्टेट लीडरशिप को यहां पर एक किया, यानी कि उनकी एक राय जो थी वो बनानी जरूरी थी। सीएम गहलोत ने डॉक्टर सीपी जोशी से इस बारे में बात की। वैसे बता दें कि जोशी पहले सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए। वैसे वरिष्ठता के नाते डॉक्टर सीपी जोशी को उपयुक्त माना गया है। मेवाड़ फैक्टर भी इसके पीछे बड़ा कारण है। अब मेवाड़ फैक्टर क्या है वो आपको बता दें। दरअसल मेवाड़ के दिग्गजों को यहां पर कमान दी गई है। अब विधानसभा में दोनों का कमाल यहां पर दिखने वाला है, क्योंकि दोनों की वैचारिक राह जरूर अलग अलग है। अब ये दोनों कौन है वो बताएंगे, लेकिन खास बात यह है कि दोनों ही पुराने दोस्त हैं। दरअसल अब डॉक्टर सीपी जोशी तो विधानसभा में स्पीकर होंगे, वहीं गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। यानी कि दो दोस्त मेवाड़ के, लेकिन राह अलग अलग, लेकिन होंगे आमने सामने। चलिए आगे बताते हैं, आखिर नेता प्रतिपक्ष में मेवाड़ को ही वरीयता क्यों मिली है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया का ताल्लुक जो है वो मेवाड़ से है। मौजूदा चुनाव में गिरिजा व्यास को उन्होंने हरा दिया था। संसदीय प्रणाली में काफी निपुण भी माने जाते हैं। बीजेपी के कटारिया रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष भी, और पहले भी संभाल चुके हैं विधानसभा में विपक्ष की कमान, यानी कि अनुभव यहां पर है। मेवाड़ के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। वैसे गुलाब जी को अगर देखा जाए तो संसदीय प्रणाली में काफी पारंगत है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पहले भी वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं, अनुभव उन्हें है, और इसीलिए यहां पर जरूरत जो है वो अनुभव की ज्यादा थी, चुनौती ज्यादा कड़ी है। और आरएसएस में तृतीय वर्ष शिक्षित है कटारिया। जैन वर्ग के भी प्रदेश में बड़े नेताओं में उनका नाम आता है और सादा जीवन शैली के साथ सदी और स्पष्ट राजनीति करते हैं, सदी हुई राजनीति करते हैं। 2015 तक इनके पास केवल मारुति 800 कार ही थी। ऐसे आपको यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे के बाद प्रदेश भाजपा में नंबर 2 पर कटारिया ही आते हैं और सुंदर सिंह भंडारी लेकर उन्हें राजनीति में आए हैं। लेकिन फिलहाल उनका खासा अनुभव है, लेकिन अब ये अनुभव जो है वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा और पूरे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में बताना ये जरूरी है कि उपनेता आखिर कौन, उपनेता प्रतिपक्ष जो है उस पर सहमति किसकी बनी है। दरअसल राजेंद्र राठौड़
यहां पर उप नेता प्रतिपक्ष होंगे गुलाब चंद कटारिया की। इसके पीछे जो है वो सहमति रही है। वैसे बता दें कि कटारिया चाहते थे कि विधानसभा में सेनापति काफी मजबूत हो और राठौड़ जो है वो सदन में बीजेपी के ट्रबल शूटर माने जाते हैं। गुलाब चंद कटारिया और राठौड़ में गजब की केमिस्ट्री भी हमेशा देखने को मिलती है। वैसे पिछला शासनकाल आपको याद होगा जब दोनों साथ ही सदन में बैठते थे और फ्लोर मैनेजमेंट के माहिर भी माने जाते हैं। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के पास भी खासा अनुभव है और इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। वहीं विधानसभा में एक अजब संयोग भी है, वो आप तक पहुंचा दे। दरअसल अब दो जन शत्रपों के बीच सदन में जंग देखने को मिलेगी। विपक्ष की कमान तो गुलाब चंद कटारिया के पास है, तो वहीं सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो शांति धारीवाल संभालने वाले हैं। मेवाड़ के जैन क्षत्रप हैं गुलाब चंद कटारिया और शांति धारीवाल जो माने जाते हैं हाड़ौती के जैन क्षत्रप। तो ये अजब संयोग यहाँ पर है। कल से आगाज इसका हो रहा है 15वीं विधानसभा का, तो बहुत कुछ आगे खास देखने को मिलेगा। आगाज कल से है, क्या कुछ इस दौरान होगा, मुख्य सचेतक कौन होंगे, उप मुख्य सचेतक कौन होंगे, उसकी जानकारी भी दे दे। महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक है, महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक होंगे। राजस्थान विधानसभा में इसे लेकर निर्णय अब किया जाएगा और पहले प्रोटेम स्पीकर जो है इसे लेकर शपथ दिलाएंगे। वहीं विधायकों को भी शपथ दिलाया जाएंगे। जो तमाम कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं, कल उनकी अहम शपथ जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महेंद्र चौधरी को उप मुख्य सचेतक बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल चौधरी के जरिए नागौर को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफी पसंद भी है महेंद्र चौधरी और जाट पॉलिटिक्स में चौधरी के जरिए मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, लिहाजा युवाओं में एक संदेश भी जाएगा और कुछ अगर इस तरीके के मुद्दे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं तो उसे यहाँ पर संभालने की पूरी कोशिश भी यहां पर रहेगी, क्योंकि अनुभव उनके पास फिलहाल यहां पर है। लेकिन अशोक गहलोत के सियासी कौशल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर जादू एक बार फिर से कैसे चला। विधानसभा के फ्लोर पर उनकी सियासी ताकत दिखती हुई नजर आई। डॉक्टर सीपी जोशी, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी तीनों उनकी ही पसंद है। आलाकमान से गहलोत ने पसंद के नामों पर आखिर मोहर लगवा ली है और उनकी सियासी ताकत का भी इससे पता चलता है। संख्या बल चुनौतीपूर्ण और ऐसे में सदन में जरूरी भी है कि फ्लोर मैनेजमेंट को सही तरीके से यहां पर किया जाए, यानी कि फ्लोर कैसे मैनेज करना है उसकी यहां पर अनुभव तो अशोक गहलोत के पास था ही, लेकिन जिम्मेदारी किन किन को सौंपी जाए उनके खास अब इसमें बाजी मार गए हैं। लेकिन अब जरा उस पॉलिटिक्स की बात करते हैं जिसमें लंच और डिनर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दोपहर में लंच और रात में डिनर पॉलिटिक्स। सचिन पायलट के लिए आज का दिन बेहद खास। आज के ही दिन पायलट की पीसीसी चीफ के रूप में घोषणा हुई थी और 5 साल पूरे हो गए हैं। पायलट के आवास पर आज दिन भर माहौल बना रहा, खास भी रहा। मीडिया के चर्चित चेहरे जो है वो लंच डिप्लोमेसी में शामिल हुए और अब पायलट आवास पर डिनर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता इस दौरान यहां पर मौजूद नजर आए और एक खास रणनीति भी बनती हुई नजर आई। चलिए अब बताते हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के 5 साल पूरे हो गए हैं और पीसीसी चीफ के रूप में उन्होंने ये 5 साल पूरे किए हैं। फिलहाल आज वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। दरअसल आज ही उनके नाम का ऐलान हुआ था। कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम की घोषणा की थी। 21 जनवरी को कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया था और 5 साल उनके होने को आए हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए बात करते हैं, विधानसभा का सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, लेकिन विधानसभा में शैडो कैबिनेट की भी चर्चा है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान शैडो कैबिनेट दिखेगी। विपक्षी दल के नाते बीजेपी में ये कैबिनेट बनाई जा रही है। वैसे ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ही शैडो कैबिनेट का प्रचलन जो है वो शुरू किया था। वरिष्ठ विधायकों को यहां पर विभिन्न महकमे सौंपे जाएंगे, जैसे सदन में संबंधित विभागों के मंत्रियों को ये विधायक घेरेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो है वो ये शैडो कैबिनेट जो है वो बनाने वाले हैं और इसीलिए पूरी चुनौती जो है वो इसे निभाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस जो है सत्ता में आई है पूरे उत्साह के साथ है, लेकिन विधानसभा हारने के बाद भी लोकसभा में किस तरीके से उत्साह बरकरार रखना है और 5 साल विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रहना है, उसकी रणनीति भी यहाँ पर अब शैडो कैबिनेट के जरिए बनती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का सत्र और 200 विधायक, इससे जुड़ी जानकारी भी दे दे। दरअसल कल भी सदन में पूरे 200 विधायक नहीं होंगे। विधानसभा के मौजूदा भवन में ये दुर्योग ही कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर कभी भी 200 विधायक एक साथ बैठ नहीं पाए हैं। नए विधानसभा के भवन का अब तक यही हाल रहा है। कल भी रामगढ़ के विधायक जो है वो सदन में नहीं होंगे।
अलवर के रामगढ़ में विधानसभा का चुनाव फिलहाल होना है और पिछले राज्य में तो कुछ विधायकों ने इसे टोने टोटकों से जोड़ दिया था, लेकिन अभी फिलहाल पूरे 200 विधायक नहीं होंगे और इसे लेकर अभी चर्चा का विषय ये बन गया है। चलिए अब आपको एक और जानकारी दे दें, क्योंकि एमएलए जो है वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन एक मांग उठी है कि एमएलए पद की शपथ जो है वो राजस्थानी भाषा में हो। दरअसल विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने सभापति से इसे लेकर मांग की है। नोखा से भाजपा विधायक हैं बिहारी लाल विश्नोई। हालांकि राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो मांग है उसे किस तरीके से जायज ठहराया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो 15वीं विधानसभा का सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है। बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। ऐसे में एक तस्वीर और निकल कर आएगी जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। चलिए उसके बारे में भी बता दें, क्योंकि नंगे पैर यहां पर विधानसभा के सत्र में एक एमएलए भाग लेने वाले हैं। दरअसल महुआ एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा जो है वो नंगे पैर इसमें भाग लेंगे। बीजेपी से टिकट करते ही उन्होंने अपने जूते और चप्पल त्याग दिए थे। कड़ाके की सर्दी में भी नंगे पैर वो विधानसभा में आएंगे। हालांकि 10 मार्च तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और हो सकता है कि उसके बाद आपको उनके पैरों में जूते और चप्पल पहने हुए नजर आ जाए और उसके बाद हो सकता है कि उनकी एक और डिमांड, एक और मुराद इस तरीके से अलग तस्वीर में बदलती हुई नजर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के रामगढ़ का ही जिक्र कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस बार भी 200 यहां पर विधायक नहीं हो पाएंगे। दरअसल 28 जनवरी को चुनाव यहां पर होना है। रामगढ़ में नाम वापसी की आज अंतिम तारीख थी। 20 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। कुल 20 में से 10 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय ही हैं और सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। वैसे बता दें आपको कि कांग्रेस में सफिया जुबेर हैं, भाजपा की बात करें तो सुखवंत सिंह भाजपा से है, बसपा से जगत सिंह है और आप से विश्वेंद्र सिंह है और भारत वाहिनी से हरीश अरोड़ा जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। तो एपीआई पार्टी से मीनू कुमार सहित अन्य निर्दलीय जो हैं वो मैदान में है। कुल 20 प्रत्याशी जो है वो मैदान में अब जीत का दावा यहां पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत तो किसी एक को ही मिलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विधानसभा का सत्र तो कल से है और पहले दिन ही हो सकता है कि काफी हंगामा हो जाए, क्योंकि किसानों की मांगों पर हनुमान बेनीवाल जो है वो गरज सकते हैं। छात्रों की समस्याओं पर भी आवाज जो है वो बुलंद हो सकती है। बता दें आपको कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर 2 छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। लगातार अपनी मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं और किसानों का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, कर्ज माफी जिस तरीके से हुई है, इसीलिए अब किसान जो है अपनी मांगों को यहां पर रखेंगे। हो सकता है हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे को भरपूर तरीके से उठाएं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्रों की तबीयत बिगड़ी है तो हो सकता है कि वो मामला भी यहां पर उठता हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है और बसपा प्रत्याशी ने यहां पर जातिवाद दांव खेल दिया है। दरअसल भाषण में वो कहते नजर आ रहे हैं जगत सिंह। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता दें कि प्रदेश भर के जाटों की हम पर नजर है। देखना चाहते हैं हम कि जीत दिला पाते हैं या फिर नहीं। वैसे सैनी, गुर्जर, पंजाबियों के भी साथ आने का दावा वो यहां पर करते नजर आए। अब ये दावा कितना सही होगा, क्या वो जीतते हुए नजर आएंगे या फिर फिलहाल तस्वीर कुछ और ही कहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प खबर आप तक पहुंचाते हैं। सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या दिया कुमारी कांग्रेस में जा रही हैं? दरअसल जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं दिया कुमारी कांग्रेस के संपर्क में। लोकसभा चुनाव को लेकर यह संपर्क किया गया है और कांग्रेस की ओर से उनसे संपर्क साधा गया है। जी हां, जयपुर शहर से लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी नेता दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक रही हैं। इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस उनके संपर्क में है और लोकसभा चुनाव जयपुर शहर से लड़ाने की बात यहां पर सामने आ रही है। सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में जो संकेत मिल रहे हैं, क्या वाकई में दिया कुमारी कांग्रेस में जा रही और ये संकेत कितने सही होंगे ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी ये भी है कि राज्य में सरकारी अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति प्रकरण है उसमें महाधिवक्ता की ओर से विधि विभाग को काफी सुझाव मिले हैं। कुछ पदों के नाम से यहां पर बदलाव हो सकते हैं, मतलब कुछ नामों पर बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ नए पद नामों का यहां पर सृजन किया जा सकता है। डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जैसे कुछ पद हैं, उनका पदनाम यहां पर किया जा सकता है और इसी सप्ताह सरकारी अधिवक्ताओं की सूची जो है वो जारी भी हो जाएगी। चलिए एक और बड़ी खबर और एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें जिसका सरोकार
यहाँ पर गरीब सामान्य वर्ग के लोगों से है। दरअसल आज से ही लागू हो गया है सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने जारी कर दी है इसे लेकर अधिसूचना। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि आज से ही लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर बहुत बड़ा दांव खेला और आपको बता दें कि लोकसभा में बहुमत इसे मिला। जब वोटिंग कराई गई थी, ये पास हो गया बिल। उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग हुई और अब जाकर इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी और आज से सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण पास हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निःशक्त जनों की बात करते हैं। दरअसल सुनने में आ रहा है कि निःशक्त जनों को आरक्षण के नियम बनाने का अनुमोदन किया जाएगा। 3 से 4% का यह आरक्षण होगा और इसके लिए नियम भी बनेंगे। विभिन्न स्तर पर सोसाइटीज का भी यहां पर गठन किया जाएगा। दरअसल गहलोत कैबिनेट ने सर्कुलेशन से इसका अनुमोदन किया है। राज्य सरकार के समय ही यहां पर फैसला हो सकता है। हालांकि अभी सीएम के हस्ताक्षर अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी जानकारी दे दें कि राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स जोधपुर और देश भर में प्रथम रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए इसे घोषित यहां पर किया गया है और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के रूप में राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर जो है यहां पर प्रथम स्थान पर। पुलिस उप निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ इसे घोषित किया गया है और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी और अकादमी इस जयपुर को संपूर्ण उत्तर भारत में प्रथम घोषित किया गया है। बता दें कि डीजीपी कपिल गर्ग के उपलब्धि के लिए बधाई भी उन्हें मिली। पुलिस प्रशिक्षण से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दौरान बधाई का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आया। चलिए फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। तो पिछले साल के 3 और इस साल की एक स्टेट सिविल सेवा व नॉन स्टेट सिविल सेवा से ऑल इंडिया प्रमोशन अटके हुए हैं। दरअसल आरएफएस से आईएफएस में 5 साल के प्रमोशन विवादों के जंगल में भटक रहे हैं। तो आरपीएस से आईपीएस और नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस प्रमोशन की प्रक्रिया पिछले सालों से ही सिरे नहीं चढ़ पा रही। प्रमोशन अटकने की इस कड़ी में इस साल के लिए प्रस्तावित आरएएस से आईएएस पदोन्नति भी शामिल हो गई है। जरा एक खास रिपोर्ट देखिएगा। नए साल में रिक्त पदों के लिए स्टेट सिविल सेवा यानी कि आरएएस से आईएएस में पदोन्नति की प्रक्रिया विधिवत शुरू होनी थी। इसी बीच पिछले साल की कैचअप नियम का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके चलते कुछ आरक्षित वर्ग के अधिकारी इससे वंचित हो सकते हैं। इस आशंका के चलते इस वर्ग के अधिकारियों के विरोध करने पर फिलहाल ये प्रक्रिया रोक दी गई है। इस साल की आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पदोन्नति में आरक्षण का मामला उस समय गर्मा गया जब आचार संहिता से ऐन वक्त पहले वसुंधरा राजे सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 को कैचअप नियम लागू करने का आदेश जारी किया। कैचअप नियम लागू होने से कोई भी सामान्य वर्ग के कर्मचारी का अगर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी के 10 साल बाद भी प्रमोशन होता है तो वो आरक्षित वर्ग कर्मचारी से वरिष्ठ कहलाएगा। इस आदेश को पहले एम नागराजन की रिपोर्ट के बाद रद्द कर दिया गया था, लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर इस नियम को फिर से लागू कर दिया। इस नियम की पालना करने पर इस साल के लिए रिक्त आरएएस से आईएएस पदोन्नति की सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अगर नियम लागू हुआ तो आरक्षित वर्ग के कुछ अधिकारी चयन से बाहर हो सकते हैं, जिसका विरोध जारी है और अधिकारी इस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिससे वो एक बार फिर से चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। यदि 10 रिक्त पद और अन्य सेवा से आईएएस प्रमोशन वापस हुआ तो उनके 2 पद मिलेंगे आरएएस से आईएएस में। 1989 बैच से चित्रा गुप्ता, अतर सिंह नेहरा, धनेन्द्र भान चतुर्वेदी, 1991 बैच में परमेश्वर लाल, महावीर प्रसाद वर्मा, विश्राम मीणा, कन्हैया लाल स्वामी, महेंद्र कुमार पारक, हृदय शर्मा, लक्ष्मण कुड़ी, टीपी गुप्ता, नलिनी कठोलिया, 1992 बैच में ओपी बुनकर और यदि कैचअप नियम लागू हुआ तो एमपी वर्मा सहित 3 अफसर हो सकते प्रभावित। आरपीएस से आईएएस पदोन्नति 2017 साल के लिए 4 रिक्त पदों पर प्रमोशन प्रस्तावित है। इसके लिए वरिष्ठता के लिहाज से अरशद अली, भरत मीणा, आलोक श्रीवास्तव और शांतनु कुमार के नाम है। वैसे इस बार 1999 बैच का प्रमोशन प्रस्तावित है, लेकिन वरिष्ठता में अन्य अधिकारी होने से इन अधिकारियों का क्रमवार नंबर है। इनमें भरत मीणा और अरशद अली अलग अलग मामलों में दोषी थे, लेकिन दोनों ही बरी हो चुके हैं। बावजूद इसके भरत मीणा के मामले में कोर्ट के आदेशों को लेकर न्यायालय को स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया अदालती पचड़ों में ही उलझी हुई है।
गृह विभाग डीओपी को पूरा प्रस्ताव स्पष्ट करके भेज देगा और फिर डीओपी बोर्ड बैठक के लिए 4 रिक्त पदों के विरुद्ध 3 गुने यानी 12 नामों का प्रस्ताव एसीआर सहित यूपीएससी को भेज देगा। अब यूपीएससी से बोर्ड की तिथि आएगी और बैठक होने के बाद एसीआर और अन्य आधारों पर 4 रिक्त पदों के लिए अनुशंसा की जाएगी। अभिशंसा के यूपीएससी से अप्रूव होने के बाद सीएम गहलोत तक फाइल जाएगी और अनुमोदन के बाद कार्मिक विभाग औपचारिक आदेश जारी करेगा। वहीं आरएफएस से आईएफएस में पदोन्नति का मामला 2012 से अटका हुआ है। क्यों अटके हैं आरएफएस से आईएफएस प्रमोशन? आरएफएस से आईएफएस में साल 2012 में प्रमोशन अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ अफसर आरएफएस से आईएफएस में प्रमोट हो गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस आरएफएस पद पर डिमोट कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों की तरफ से साथी अफसरों के प्रमोशन को लेकर कोर्ट में केस दायर कर दिया गया। इसके बाद 2017 से 2018 तक बोर्ड और रिव्यू बोर्ड बैठक के लिए कई प्रस्ताव बने। पूर्व में भी 18 रिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया गया। फिर उपलब्ध कोटे के आधार पर माना गया कि विभिन्न सालों में 5 ही रिक्त पदों पर पदोन्नति संभव है। कुछ माह पहले इन 5 रिक्त पदों पर प्रमोशन के लिए प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा गया था, लेकिन अभी तक बोर्ड बैठक की तारीख तय नहीं हो पाई और माना जा रहा है कि ये मामला अभी अदालती प्रक्रिया में उलझा हुआ है। वहीं 2 रिक्त पदों के विरुद्ध अन्य सेवाओं से या फिर नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस पद पर पदोन्नति भी पिछले साल से कई कारणों से अटकी हुई है। नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस प्रमोशन का मामला भी अटका हुआ है। पूर्व में नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज से आईएएस पद पर पदोन्नति के लिए 18 साल या अन्य सेवाओं या नॉन स्टेट सिविल सर्विस का अनुभव चाहिए था। पिछली सरकार ने नॉन एससीएस के वर्ग की मांग पर 1 साल की छूट देते हुए इस अनुभव वर्ष को 18 के बजाय 17 साल कर दिया गया। इसके विरोध में कई आरएएस अधिकारियों ने नॉन एससीएस से आईएएस बनने के लिए इस आधार पर आवेदन किया था। उन्हें प्रशासनिक सेवा में 20-20 सालों का अनुभव है, लेकिन वो आईएएस इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनके लिए अनुभव ज्यादा का मांगा गया। आरएएस एसोसिएशन ने नॉन एससीएस से आईएएस प्रमोशन का कोटा बंद करने की इसी आधार पर मांग की कि नियमों के हिसाब से ये बेहद जरूरी और स्टेट सिविल सेवा से उपयुक्त अधिकारी नहीं मिलने पर ही रखा गया था, जबकि व्यवहारिक स्थिति इससे उलट है। इस पर सीएसडीबी गुप्ता ने पूरा ब्यौरा रखते हुए अपने व्यू में दिया कि राज्य सरकार चाहे तो 1 साल के लिए ये कोटा समाप्त कर सकती है या चाहे तो इसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है या फिर इसे हमेशा के लिए जारी रख सकती है। एक बार की पिछले सरकार के समय इस बारे में सीएमओ से फाइल आई और फिलहाल ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसे लेकर एसीएस शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई थी, लेकिन फिलहाल ये मामला फाइलों में ही बंद है और कार्मिक विभाग इस पर आगे नहीं बढ़ सका है। पिछली सरकार में 3 सेवाओं से ऑल इंडिया सेवा में प्रमोशन अटके ही रह गई थी और ऐसे में इन अधिकारियों को नई सरकार से आशा है। वहीं साल के लिए आरएस से आईएएस, आरपीएस से आईएएस और पुरानी अदालती प्रक्रिया से निपटने के बाद आरएफएस आईएफएस में प्रमोशन को लेकर भी उम्मीदें हैं। इन अटके प्रमोशन को करने के लिए जहां डीओपी को अतिरिक्त सक्रियता दिखानी होगी, वहीं इसमें नई सरकार की सदाशयता की भी साफ ज़रूरत महसूस की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और इसी के साथ ही पॉलिटिक्स डीएनए में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।